प्रज्ञावाणी और संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव, हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिनकी प्रेरणा और जिनकी ऊर्जा से हम पूरे देश में लगातार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, ऐसे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, गुजरात प्रांत की पूरी टीम, पूरा समूह, उनको मेरा कोटिसह प्रणाम। आदरणीय गिरीश भाई ठाकर जी, आदरणीय हरि भाई जी, डॉक्टर राजेश जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। मुझे आज निर्देशित किया है कि मैं भारतीय इतिहास की विसंगतियों और इतिहास के पुनर्संकलन या पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों है, इस पे आज आपसे बातचीत करूं, आपसे विमर्श करूं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक बड़े इतिहास की जो तमाम परिभाषाएं हैं उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध या बहुत ही आप सबके लिए नोन परिभाषा से, कि इतिहास वास्तव में वर्तमान और अतीत के मध्य अंतहीन संवाद है। अंतहीन है इसलिए ये कभी ना पूरा होने वाला कार्य है। तथ्यों का सटीक प्रकटीकरण, सत्य के साक्षात्कार का लगातार और सतत प्रयत्न, ये कभी पूरा होने वाला कार्य नहीं है, लगातार चलते रहने वाला कार्य है। और इसलिए वास्तव में इतिहास में कोई शाश्वत पूर्णता हो, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यह हमेशा इतिहास की जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट जैसा है, एक अंतरिम रिपोर्ट जैसा है। यानी जब तक नए तथ्य नहीं आते, नए शोध नहीं आते, तब तक वो अंतरिम रिपोर्ट जैसा हमारे सामने उपस्थित है। नए तथ्यों के आलोक में नैरेटिव्स बदलेंगे, नए नैरेटिव्स बनेंगे। इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड जैसा विद्वान कहता है कि इतिहास का निर्माण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इतिहास लेखन महान व्यक्ति ही करता है। अब भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, मैं विसंगतियों पे आऊं उसके पहले उस पूरी परंपरा को समझने के लिए, चूंकि 200 साल हमने परतंत्रता के, दासता के और गुलामी के व्यतीत किए, और उसने हमारे मानस को बहुत गहरे तक प्रभावित किया, हमारी पूरी वैचारिकी को प्रभावित किया, हमारे पूरे सोचने के सिस्टम को, तंत्र को प्रभावित किया। इसलिए एक बार एक तुलना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है कि हम ब्रिटिश पैरामीटर्स पे जब देखते हैं तो हमें निराशा क्यों हाथ लगती है। मैं केवल 3 बिंदुओं पे आपसे विमर्श करते हुए, इस पृष्ठभूमि को लेते हुए आगे बढ़ूंगा। एक तो पाश्चात्य चिंतन और दर्शन और उनकी वैचारिकी, और भारतीय चिंतन, दर्शन और वैचारिकी में जो एक गहरा अंतर है, बहुत मोटे मोटे ऐसे अंतरों की मैं बात करूंगा। जैसे व्यक्ति का विमर्श, व्यक्ति या मनुष्य को लेकर जो चिंतन है, पाश्चात्य चिंतन, पाश्चात्य वैचारिकी कहती है कि मनुष्य मूलतः लालची होता है, धूर्त होता है, कृतघ्न होता है, पापी होता है। जैसा कि इटली के विद्वान मैकियावेली मानते हैं, हाब्स, लॉक, फ्रायड, डार्विन और मार्क्स कमोबेश इसी अवधारणा को मानते हैं कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी और पापी होता है, और वो तभी कुछ कार्य करता है जब उसे इसका कोई लाभ होता है। हॉब्स ने मनुष्य को क्रूर और विनाशक, नीच, दुष्ट और आत्मकेंद्रित तक कहा। इसके समानांतर जब हम भारतीय दर्शन देखते हैं, भारतीय वैचारिकी देखते हैं, तो मनुष्य को यहाँ परम सत्ता का अंश, देव अंश माना गया। हम उस देव पुत्र हैं, हम उस परम सत्ता के अंश हैं, ऐसा कहा गया। दूसरे स्तर पे आइए, समाज के स्तर पे पाश्चात्य दर्शन कहता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े तो उसमें कोई उसकी छूट है, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। व्यक्तिगत हित के लिए किसी भी स्तर तक, अधिक से अधिक अगर वो कम्युनिटी की बात करते भी हैं, समुदाय की बात करते भी हैं, तो भी कम्युनिटी तक ही उनका केंद्रित रहता है, जो क्रिश्चियन ब्रदरहुड और मुस्लिम भाईचारा की जो स्थिति है। लेकिन इसके विपरीत या इसके समानांतर जब भारतीय वैचारिकी और भारतीय चिंतन बात करता है, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम
कृण्वन्तो विश्वमार्यम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हम किसी एक क्षेत्र, एक समुदाय, एक जाति, संप्रदाय, मत, पंथ की बात नहीं करते। हम दुनिया के एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को श्रेष्ठ बनाएंगे, ये हमारी संकल्पना होती है, ये हमारी स्थिति होती है। इसी तरह से अगर एक तीसरी अवधारणा, इन दो अवधारणाओं के बाद मैं लूं कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। पाश्चात्य चिंतन कहता है कि जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं, जो भौतिक सुख है, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय चिंतन कहता है कि मोक्ष, जो पुरुषार्थ का चरम है, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस स्थिति में जब हम पाश्चात्य पैरामीटर्स पे हम भारतीय इतिहास लेखन और भारतीय इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं, तो मैं पुनः वही कहता हूं कि जैसा कि एक अवधारणा प्रचलित की गई उनके द्वारा कि भारतीयों को तो इतिहास का बोध ही नहीं है, भारतीयों को तो इतिहास का भान ही नहीं है, इतिहास की विधा ही नहीं है उनके यहाँ। जब उन पैरामीटर्स पे वो हमें कसेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी निराशा हाथ लगेगी, और हम में से अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो हमें भी ऐसी निराशा हाथ लगने ही वाली है। अब मैं आता हूं कि वास्तव में भारतीय इतिहास लेखन की जो हमारी संकल्पना है, जो हमारी अवधारणा है, वो निश्चित रूप से दुनिया को इतिहास का चिंतन एक सही परिप्रेक्ष्य में, सही आयाम में भारत की विशिष्ट देन है। भारत में इतिहास लेखन की पूरी परंपरा ही अति प्राचीन है। अथर्ववेद में इतिहास की अवधारणा पर व्यापक चिंतन मिलता है। पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, इसमें पर्याप्त चर्चा है। इसमें लगातार परिभाषाएं, हमारे इतिहास संकलन के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उन्होंने ऐसी 40 से अधिक परिभाषाएं हमारे ग्रंथों से निकालकर रखी हुई हैं हमारे लिए। मैं उनकी ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आध संकेत जरूर करता चलूंगा। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि इतिहास 5वां वेद है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा के लिए प्रतिदिन इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। वास्तव में जो इतिहास की हमारी संकल्पना है, इतिहास का हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है, जो दायरा है, वो बहुत व्यापक है। कम से कम 6 अंग इसके हमारे ग्रंथों में बताए गए। पहला पुराण, और पुराण के ही दायरे में, उसके कंटेंट्स में एक बड़ा परिदृश्य समेट लिया गया। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितश्चैव पुराणम पंचलक्षणम। इसके अलावा इतिवृत्त, कहानियों और प्रसंगों के रूप में आख्यायिकाएं, उदाहरण, धर्म और नीति की व्याख्या के रूप में धर्मशास्त्र, और पूरे राज्य व्यवस्था या राज्य शास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र। यानी निश्चित ही इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक और श्रेष्ठ स्थान हमारे यहाँ प्रदान किया गया। भारतीय इतिहास की संकल्पना बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जो बाहरी आक्रमण हुए, लगातार जो इन्वेजन्स हुए हमारे ऊपर, और जो संघर्ष हमने किया, उसके कारण इतिहास की हमारी यह अवधारणा सिमटती गई। ब्रिटिश गुलामी के काल में भारतीय इतिहास और इतिहास लेखन में अनेक विकृतियों को प्रोत्साहन मिला। जैसा मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने तो यहाँ तक कहने का प्रयास किया कि भारतीयों में तो इतिहास का बोध ही नहीं है, इतिहास की चेतना ही नहीं है। वो समझने में अक्षम रहे, या जानबूझकर उन्होंने इस ओर से अपनी आंखें मूंदी कि हमने अपने इतिहास चिंतन और लेखन में धर्म को एक केंद्रीय तत्व बनाया, और धर्म व्यक्ति, समाज और राष्ट्र जीवन को एक करने की लगातार कड़ी रहा। इसके विपरीत जो पाश्चात्य जगत है, वहाँ हीगेल जैसे दार्शनिकों ने ईसा से ही ईसा को ही रेफरेंस बनाकर पूरे इतिहास के उद्भव और विस्तार की बात की, और इसीलिए उससे पूर्व के काल को उन्होंने अंधकारमय मान लिया और अराजकतापूर्ण बताया। वहाँ के ग्रंथों में विश्वोत्पत्ति, सृष्टि रचना सामान्यतः बाइबल पर ही आधारित रही। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने ही इसको निर्मूल भी साबित कर दिया। इसके बाद भी मैक्स मूलर और टैनबी जैसे विद्वान इसे अस्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
मार्क्स ने तो धर्म को अफीम की पुड़िया से भी उसकी तुलना की। अब चलिए हम एक एक बिंदु की यात्रा अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कालगणना को लेते हैं। भारतीय कालगणना पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करती है। बाइबल कहता है कि 4 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व को सृष्टि की उत्पत्ति है, और वो भी एक यूनिलीनियर डेवलपमेंट, मतलब वो अंधकार युग से चले और लगातार प्रगति करते हुए प्रगति के सोपान चढ़ते जा रहे हैं, एक यूनिलीनियर डेवलपमेंट माना गया। हमारे यहाँ 197 करोड़ वर्ष के सृष्टि चक्र की चर्चा की गई, और वो भी कैसे, और वो सर्कुलर, बार बार उसमें प्रगति और अवनति आएगा, और 43,20,000 साल के एक चतुर्युग की संकल्पना 40%, 30%, 20% और 10% में चारों युगों की एक संकल्पना, और उसमें भी कल्प, मनवंतर और सृष्टि चक्र, ये हमारी संकल्पना। अब ये 4004 ईसा पूर्व और इस कालगणना से एक बार जब हम इस रेफरेंस पे देखते हैं तो हमको ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि उनके पैरामीटर्स पे हम कभी फिट हो भी नहीं सकते, वो करना चाहते भी नहीं, हम हो भी नहीं सकते। निश्चित रूप से यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को मिथकों के जाल में उलझाने और फंसाने का जितना प्रयास वो कर सकते थे वो सब किया, जिससे भारतीय इतिहास, मैं यही कहूँगा कि अभी तक मुक्त तो नहीं हो सका है पूरी तरह से, जो पूरे इतिहास लेखन है। जबकि हमारे यहाँ हजारों वर्षों से हमारी परंपराएं महत्वपूर्ण स्थान पर रही हैं, जो भारतीय इतिहास को जानने, समझने और उनको विश्लेषित करने का सबसे प्रमुख साधन मानी जाती रही हैं। ये रूढ़ियाँ नहीं हैं, हमारी परंपराएं रूढ़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये सदैव भारतीय जनजीवन में चेतना और उत्साह की परिचायक रही हैं। ये भारतीय संस्कृति, 4 पुरुषार्थ व अध्यात्म जीवन से जुड़ी रही हैं, और इनकी निरंतरता लगातार बनी रही है। अब एक उदाहरण और देके मैं फिर उन बिंदुओं पे आऊं कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में इतिहास लेखन पे जो विचार प्रकट किए गए हैं, वो इस समय वर्तमान इतिहासकारों के लिए भी गाइडलाइंस का काम कर सकते हैं, उनके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हो सकते हैं। वो कहते हैं, कल्हड़ अपनी राजतरंगिणी में अपने पूर्व के पूरे इतिहासकारों का विवरण देते हैं और कहते हैं कि इतिहासकार को रागद्वेष से ऊपर होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। इतिहास लेखन के पहले उसे पूर्व काल की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे परिस्थितियों व घटनाओं का सही विश्लेषण और विवेचन करना चाहिए। किसी भी विषय का विश्लेषण समग्रता में किया जाना चाहिए। इतिहास की समस्याओं में को उसकी व्यापकता और विविधता के परिप्रेक्ष्य में ही विश्लेषित किया जाना चाहिए, और उसके निष्कर्ष का आधार नैतिक होना चाहिए। आप इन पैरामीटर्स पे, इन गाइडलाइंस पे आज के भी किसी तत्कालीन तो छोड़ दीजिए, तत्कालीन जो इतिहासकार हैं, उन्होंने, किसी ने भी, पाश्चात्य जगत के इतिहासकार ने इतिहास लेखन के तत्वों का इस तरह से विवेचन तो नहीं ही किया है। ये तय है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। वास्तव में जब अंग्रेज यहाँ आए, विसंगतियों की ओर बढ़ते हैं, अंग्रेज जब यहाँ आए तो वो व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों पर भार का एक सिद्धांत लेके आए। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर ने ये भार सौंपा है कि हम पूरी दुनिया में जाएं और पूरी दुनिया के क्रूर, बर्बर, असभ्य, जंगली लोगों को सभ्य बनाएं। ये हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उनको ये भार दिया है। ऐसा अंग्रेजों ने एक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया, और भी बहुत सारे इस तरह के उनके झूठ और छलावे भरे सिद्धांत कि वो काम कर रहे हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के सिद्धांत पे, जिसमें पूरी दुनिया के जो अधिकांश लोग हैं वो सुखी हों, संपन्न हों, समृद्ध हों, वो सुसंस्कृत हों, इस आधार पे वो काम कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने वो सारा प्रयास किया कि जिस देश को वो विजिट करते हैं वहाँ के लोगों के स्वाभिमान को तोड़ा जाए, वहाँ के लोगों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से पददलित कर दिया जाए, जिससे लंबे समय तक निष्कंटक रूप से बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के वो उस देश पे अपना राज्य स्थापित रख सकें, वहाँ के लोगों के मानस पे अपना राज्य कर सकें। इसलिए उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी। दे पुट ऑल देयर एफर्ट्स टू हैमर द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन पीपल, बहुत स्पष्टता के साथ। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पूरी रणनीति के साथ
मैकाले का जो सिस्टम है या उसकी पूरी जो वैचारिकी है, पूरी रणनीति के साथ भारतीय इतिहास में विकृतियों और विस्मृतियों की भरमार की। अब विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के 7 दशक बीत जाने के बाद भी अभी भी हम शैक्षिक और अब यद्यपि उस जकड़न को हम लगातार तोड़ रहे हैं और बहुत तेजी से तोड़ रहे हैं, फिर भी कमोबेश एक बड़ा हिस्सा अभी भी उस ब्रिटिश उपनिवेशी बौद्धिक रूप से बना हुआ है। हम अभी भी, हमारे दिमाग डिकोलोनाइज नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम लगातार उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की एक चर्चा मैंने आपसे की कि कितना अंतर है हमारे और उनके चिंतन में। दूसरी चर्चा मैं अभी बहुत संक्षेप में आपसे मानव के उद्विकास के करूं। एक डार्विनियन थ्योरी आई जिसमें डार्विन बताते हैं कि प्लेसियंथ्रोपस से, यद्यपि उसके पहले भी लेम्यूर से सृष्टि की एक कोशिकीय जीव से शुरू होता है, फिर लेम्यूर से होते हुए मनुष्य के उद्विकास तक की बात होती है। और मनुष्य के उद्विकास में प्लेसियंथ्रोपस से पिथेकेंथ्रोपस, सिनेंथ्रोपस, इयोनथ्रोपस, निएंडरथल्स, रोडेशियंस, क्रो मैग्नन से होते हुए होमो सैपियंस तक की यात्रा डार्विन ने कभी सपने में देखा और हमें करा दिया। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, वो सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी के जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, उन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया है, इस पूरे सिद्धांत को, डार्विन के सिद्धांत को, इस इवोल्यूशन थ्योरी को। और वो कहते हैं कि एनी स्पीसीज कैन नॉट इवॉल्व इनटू अदर स्पीसीज। कोई स्पीसीज का परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी स्पीसीज का परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे में जब हम अपने ग्रंथों को खंगालते हैं, तलाशते हैं, तो हमें दिखता है, कम से कम केवल मैं ऋग्वेद की अगर बात करूं तो ऐसे लगातार हमको संदर्भ मिलते हैं जिसमें एक इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की को हम रिलेट करते हैं। उसकी बात होती है कि एक फर्स्ट पॉली एटॉमिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना H2CO, और ऐसे पर्याप्त संदर्भ मिलते हैं। पहले मंडल के में 164-52 अभिपतः दृष्टिभि तर्पयंतम सरस्वंत्यम अवसे जाहवीमी सूर्य रश्मितो जीवो अभिजायते। और इस तरह से 10वें मंडल में खास करके इस तरह के कई सारे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि अमैथुनीय मानव का जन्म हो सकता है और होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें बधाई कि वो अपने को बंदरों की संतान माने। हम ऋषियों की संतान हैं, ऐसा हम मानते हैं, और अमैथुनीय मानव के जन्म की दशाएं बन सकती हैं, बनी हैं, ऐसे लगातार रेफरेंसेस हमारे पास हैं। यद्यपि रिसर्चेज, वही मैं कह रहा हूं कि इतिहास का कार्य कभी नहीं खत्म होने वाला है, अंतहीन संवाद है, लगातार रिसर्चेज होने चाहिए। मैं आपसे एक और चीज शेयर करूं कि पिछले 150 साल में जो विज्ञान के रिसर्चेज हुए, साइंस के रिसर्चेज हुए, उसमें से केवल पिछले 3 दशक में 2/3 से अधिक नए रिसर्चेज के आने से खारिज हो गए। उनको निरस्त कर दिया गया, उनकी स्थापनाओं को खारिज कर दिया गया। ऐसे में मुझे लगता है कि इतिहास और संस्कृति में जो हमारे तथ्य हैं, रिसर्चेज हैं, उनको अनावश्यक रूप से क्यों ढोया जाए। अगर नए रिसर्चेज उसको खारिज करते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से मानना चाहिए। इसके बाद आइए एक और सिद्धांत गढ़ा गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों को सिद्ध करना था कि यहाँ शक आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, मुस्लिम आए, और उस पूरी स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हम आए हैं, इसलिए आर्य भी बाहर से आए। और केवल कुछ कंकाल उनको मिल गए जिसपे उन्होंने, अभी यद्यपि कैनेडी में एक बार इस पर भी लगातार चर्चा कर रहा था इस महामारियों के दौर में, कि कैनेडी ने उसको कहा था कि ये महामारी के कारण एक साथ जो 13 अस्थिपंजर मिलते हैं हमको मोहनजोदड़ो में, या एक गली में जो लाशों के ढेर मिलते हैं, उसको उन्होंने मान लिया कि ये सपना देख लिया। उनको ये सिद्ध करना था कि आर्य बाहर से आए, और ये आर्य आक्रमण का ही सबूत है जो ये बड़ी संख्या में अस्थिपंजर हमें मिल रहे हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, चाहे लिंग्विस्टिक सोर्सेज को उठा के देखिए सही तरीके से रिसर्च करते हुए, इस पर लगातार रिसर्चेस हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को, अभी राखी गढ़ी का तुरंत जो फाइनल एक उसके कंक्लूजन्स आए हैं, आप उनके थ्रू जाइए। लिटरेरी सोर्सेज को उठा के देखिए। अब इन सबसे ये सिद्ध हो चुका है कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत एक छलावा है, झूठ है परले दर्जे का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अब वो ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी के रूप में बदल चुका है। डॉक्टर एल्स कॉनरेड, डॉक्टर डेविड फ्राले, मिशेल डानिनो आदि अनेक बाहर के विद्वानों ने भी इस पर कार्य किया और आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खारिज किया। इसके अलावा बल्कि 2009 के बाद एक प्रोफेसर अंडरहिल और उनकी टीम ने भी इस सिद्धांत को पूर्णतः खारिज कर अपने
व्यापक शोध के आधार पर यह स्थापित किया कि जो एक जीन्स की बात हम R1A और R2 की बात करते थे, उसकी उत्पत्ति, जो आर्यों की जीन्स हैं, उसकी उत्पत्ति वास्तव में इंडिजिनस है, यानी भारतीय है, भारत में ही हुई। अगर वो यहां से कहीं गए भी तो यहीं से बाहर गए। गोघ्न की चर्चा एक की जाती है विकृत करने के लिए कि भारत में, प्राचीन भारत में गाय का मांस खिलाने की प्रथा थी। पूछा गया ऐसे एक विद्वान से कि कितनी बार ये रेफरेंस आया है। साहब, एक बार। तो क्या 20,000 पेजेस के, 40,000 पेजेस के विपुल साहित्य में अगर एक बार कोई रेफरेंस आ जाए, अगर आ भी जाए, मैं मान भी लूं कि उनकी ही बात सही, तो 40,000 पेजेस के रेफरेंस के विपुल साहित्य में एक बार कोई रेफरेंस आ जाए, तो क्या वो किसी समाज का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है क्या? उनसे पूछ लीजिए, अगर उस धारा से जो इन चीज़ों को कहने का प्रयास करते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता इसका। और अभी ये समय है कि इन सारी चीज़ों को, मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी लाइन को खुरच के मिटाने का प्रयास करने के बजाय हमेशा एक बड़ी लाइन खींचने का प्रयास होना चाहिए। एक स्वनामधन्य विश्वविद्यालय है, वहाँ कुछ दिन पहले प्रोफेसर्स कुछ बैठे हुए थे और एक प्रोफेसर ने बड़े तल्ख लहजे में, बड़े सरकास्टिक अंदाज में कहा कि डू यू पीपल रियली फील दैट देयर वाज समथिंग गुड इन एंशिएंट इंडिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ अच्छा था प्राचीन भारत में? और उनसे जब पलट के वहीं पूछा गया कि डू यू रियली बिलीव दैट यू हैव रेड समथिंग ऑन एंशिएंट इंडिया, सम ओरिजिनल टेक्स्ट, उनके पास तुरंत बताने का कोई जवाब नहीं था। कोई महाकाव्य उन्होंने पूरा पढ़ा हो, कोई ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा हो, कोई वेद पढ़ा हो, कोई उपनिषद पढ़ा हो, कोई आरण्यक पढ़ा हो, उनके पास तुरंत बताने का कोई जवाब इसका नहीं सूझा उनको। इस तरह से लोग इन चीज़ों को, इसके बाद आइए विदेशी आक्रमण। चूंकि लिख वो रहे थे जिन्होंने हम पे विजय पाई थी, इसलिए उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स को, क्योंकि इन्वेडर्स उस पर लिख रहे हैं, और खासकर उन युद्धों को, उन स्थितियों को जब भारत की पराजय हुई, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दुनिया के किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए जहां पे ऐसे घटनाएं हुई भी हों, उनको आज इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बहुत संतुलित स्थान प्रदान किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जिन लोगों ने अंग्रेजों के बाद, जिन काले अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों के बाद जिन काले अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, उन्होंने उसको और बढ़ा चढ़ाकर और विकृत करने का प्रयास किया। इसलिए एक तिहाई, कई बार तो लगता है कि एक तिहाई हिस्सा अपने पाठ्य पुस्तकों का वो चला जाता है फॉरेन इन्वेजन्स को, विदेशी आक्रमणों को। उसको सही तरीके से संतुलित करने की ज़रूरत है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। और इतिहास शौर्य का होता है, इतिहास आत्माभिमान का होता है। इस स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। हाँ, सही तथ्यों के आलोक में ही कार्य करने की ज़रूरत है। विदेशी आक्रमणों को जो अत्यधिक महत्व दिया गया, उसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद आइए बहुत सारी ऐसी तिथिक्रम, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अंतिम उस पर कोई किसी तरह का निष्कर्ष पे मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन शंकराचार्य की तिथि, शंकराचार्य मैकडोनल नाम का एक विद्वान, उसने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंडिया लिखी, और उसने लिखा कि परहैप्स आदि शंकराचार्य वॉज बोर्न इन 788 AD इन कैलेडी। और अंग्रेज ने लिख दिया, इसलिए हमने उसकी बात को ब्रह्मवाक्य मान लिया, बिना अपने सोर्सेस को ठीक से खंगाले, बिना देखे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस थे जिस पे हम काम कर सकते थे। यद्यपि फिर मैं वही कह रहा हूं कि इस पे रथलेस रिसर्च की जरूरत है। एक विचारधारा तो अब ये आई ही कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण या रेफरेंसेस हैं जो 507 ईसा पूर्व तक शंकराचार्य की तिथि को ले जाते हैं। ये सही है या गलत है, इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है अभी, लेकिन इस पे खूब शोध किया जाना चाहिए ताकि सत्य का सही उद्घाटन हो। क्योंकि जैन ग्रंथ जिनविजय कहता है, उसमें जो डेटिंग है उसको अगर आप देखें तो 478 से 475 ईसा पूर्व के बीच शंकराचार्य का देहावसान हुआ, ऐसा कहता है। सुधन्वा का ताम्रपत्राभिलेख जो युधिष्ठिराब्द 2631 में शंकराचार्य के जन्म की बात करता है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 507 ईसा पूर्व होता है।
कांची पीठ ने 170 शंकराचार्यों की सूची जारी की, जिस आधार पर भी आप कहीं भी 788 तक नहीं सेट कर सकते आदि शंकराचार्य को। बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि कामकोटि के जो पीठ के 38वें आचार्य हैं अभिनव शंकर, वो ही उन्हीं को आदि शंकराचार्य मान लिया गया। पुरी पीठ ने शंकराचार्य अवतार नाम का एक ग्रंथ लिखा, लेकिन इन सबका एक विवेचन सही तरीके से किया जाना आवश्यक है। एक नए दृष्टि से, एक वास्तविक भारतीय दृष्टि से इसका शोध बिना किसी तरह का कोई अपने मन में प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह लिए ऐसा शोध होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद आइए मौर्य काल में एक धम्म की संकल्पना आती है, और जिन्होंने अथॉरिटी के रूप में जो प्रसिद्ध रही इतिहासकारा, जिन्होंने ये यद्यपि कैसे कैसे बयान दे रही हैं, आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये घोषित किया कि ये अशोक की स्वयं की खोज थी। अशोक का धम्म उसके स्वयं की खोज थी, जबकि अपने एडिक्ट्स में वो स्वयं कहता है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मेरे पहले भी कई सारे शासकों ने अपनी प्रजा में धम्म के प्रचार का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें उतने सफल नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने केवल इसे उपदेश के आधार पर करने का प्रयास किया। मैं इसीलिए इसको उपदेश और प्रशासन दोनों ही आधारों पर कर रहा हूं, और इसीलिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा, रॉक एडिक्ट्स में वो लिखता है कि ये पौराणिक प्रकृति है, धम्म कुछ नया नहीं है, जिसमें वो बात होती है कि कियम छु धम्मे, धम्म क्या है, और पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, उसके विधेयात्मक और निषेधात्मक पक्षों की बात होती है। और उसको वो इतिहासकार महोदया, नाम से आप सभी वाकिफ हैं, जिनको लगातार हम अथॉरिटी मानते रहे, उन्होंने कहा कि ये उसकी अपनी खोज है। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने उन्हें एडिक्ट्स को ना देखा हो, उनका अनुशीलन न किया हो, उसको पढ़ा ना हो, उसको समझा ना हो। इसलिए अगर वो इस बात को इस रूप में प्रस्तुत करती हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनके कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। शायद उस पूरी सनातन परंपरा को निगेट करने का एक प्रयास जरूर है, ऐसा मुझे लगता है। इस पूरी धम्म की पूरी संकल्पना के साथ इस रूप में खिलवाड़ हुआ। इसके बाद आए तो एक और महान इतिहासकार हैं। हम मानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग कि कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जो उच्चतम स्तर हमको दिखाई देते हैं गुप्त काल में, उसके कारण हम गुप्त काल को कहते हैं कि वो स्वर्ण युग है। हम ऐसा कहते हैं कि वो स्वर्ण काल है, ऐसा हम मान सकते हैं। उस समय जो साहित्य की रचना है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थिति है, जो स्थापत्य की स्थिति है, अर्थव्यवस्था भी जो कमोबेश जो उसकी स्थिति है, इस रूप में हम उसको स्वर्ण युग कहने का प्रयास करते हैं, तथ्यों के साथ कहने का प्रयास करते हैं। एक श्रीमाली साहब हैं, आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे। उनकी एक किताब है प्राचीन भारत, जो बहुत विद्यार्थियों में लोकप्रिय रही है लंबे समय तक। उसके विकल्प बहुत सारे आ गए हैं, आ रहे हैं लगातार। उसमें वो एक चैप्टर ही लिखते हैं और उसकी हेडिंग बनाते हैं स्वर्ण युग की कपोल कल्पना। और तर्क क्या देते हैं आप देखिए, उसमें कितना सतही तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि केवल इन आधारों पर किसी युग को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 95% जनता उस समय पिस रही थी, संघर्ष कर रही थी, उन पे करों का बोझ उनके ऊपर था, उन पे अत्याचार हो रहे थे। केवल 5% जनता मजे में थी। इसके पीछे वो कोई आधार नहीं देते, इसके पीछे वो कोई तर्क, कोई रेफरेंसेस, कोई संदर्भ नहीं देते। ऐसे लोगों ने मान लिया कि वो जो कहेंगे उसको ही संदर्भ मान लिया जाएगा, और वो प्राइमरी सोर्स की तरह से, ऐसा हुआ भी कि उनका प्रभाव इतना बढ़ा कि वो प्राइमरी सोर्स की तरह से कोट होने लगी कि ये रोमिला थापर ने लिखा है, ये डी.एन. झा ने लिखा है, ये फला श्रीमाली ने लिखा है। इसलिए वो प्राइमरी सोर्स के रूप में कोट होने लगे, और इसका उन्होंने खूब लाभ उठाया कि अनैतिहासिक तथ्यों को इतना ठीक तरीके से डिस्कार्ड किया। शायद अंग्रेजों ने जितना डिस्टॉर्ट नहीं किया था, उससे अधिक डिस्टॉर्शन वो लेके आए, और इस रूप में बस मन आया उन्होंने लिख दिया, कोई रेफरेंस नहीं देते किसके पीछे। और आप थोड़ा इस पे विचार कीजिए कि कोई भी युग, किसी भी काल में क्लास सिस्टम तो रहेगा ही, कास्ट सिस्टम रहे ना रहे। जो अधिक योग्य होगा वो जीवन में ऊंचे पायदान पे रहेगा, जो थोड़ा कम योग्य होगा वो थोड़े निचले पायदान पे रहेगा, वो ज़्यादा संघर्ष करेगा,
जो थोड़ा अधिक प्रतिभावान है वो कम संघर्ष करेगा। लेकिन इसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि केवल 5% जो एलीट क्लास था वो मजे में था, बाकी 95% जनता पिस रही थी, मर रही थी, और कोई रेफरेंस इसका नहीं देना, इसलिए इस काल को हम स्वर्णकाल नहीं कह सकते। इसके बाद आइए, मुस्लिम आक्रमणों का और प्रतिरोधों का सही चित्रण नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की हम बात करते हैं, लेकिन दाहिर का संघर्ष जानबूझकर शायद छोड़ा जाता है। उसने जो प्रतिरोध किया वो सही तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं होता, उसकी व्याख्या नहीं होती, उसका विवरण नहीं आता। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का उल्लेख होता है, लेकिन अनंगपाल, गोगाबीर और त्रिभुवनपाल का संघर्ष सही तरीके से चित्रित नहीं होता। उसके बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बीच मैं एक तथ्य आपसे साझा करूं कि 1033 में अंतिम आक्रमण 1030-33 के आसपास होता है गजनवी का, और उसके बाद गोरी के आक्रमण के बीच 150 वर्ष का गैप है, 150 वर्ष का अंतराल है। लेकिन उसके कारणों का कोई उल्लेख, कोई चर्चा इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में नहीं होती। अब शायद होने लगे, अब जो नई पाठ्य पुस्तकें आएंगी मेरा विश्वास है कि वो इन विकृतियों को यथासंभव दूर करते हुए ही आएंगी। वास्तव में हुआ क्या था कि गजनी का एक जनरल था गाजी सैयद सालार मसूद, वो श्रावस्ती का एक छोटा सा शासक है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जो क्षेत्र है उसका एक छोटा सा शासक है सुहेल देव। वर्ष 1033 में वो बुरी तरह से पराजित होता है और 1.5 लाख की सेना के साथ मारा जाता है सैयद सालार मसूद गाजी। मिराते मसूदी में इसका पूरा विवरण है, पूरा उल्लेख है। और ये ऐसी घटना थी, उसके बाद 150 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की ओर आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से ये गायब है, क्योंकि इससे भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको आत्माभिमान और आत्मस्वाभिमान हो सकता है। सामाजिक इतिहास का सही निरूपण प्राचीन भारत में कम से कम नहीं हुआ। बहुत ही सतही निरूपण करने का प्रयास किया गया। शूद्र और नारी की स्थिति ऐसी थी, इतनी बुरी थी, ऐसा एक धारा ने दिखाने का प्रयास किया, जो वास्तव में वास्तविकता पे और सही तरीके से अगर आप रेफरेंसेस को देखेंगे, ग्रंथों को का सही अनुशीलन करेंगे, तो आपको उस झूठ का पर्दाफाश बहुत ठीक से हो जाएगा। मैं उस पर बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा। अच्छा, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि प्राचीन भारत में, जैसा मैं भी कह रहा था ना, कि यहाँ तक अब कुछ एक स्वनामधन्य दिल्ली के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, जिनको HRD मिनिस्ट्री 566 करोड़ का एक साल का ग्रांट करती है, जहाँ पे उम्मीद होती है कि वहाँ से एक सच्चे राष्ट्रभक्त पैदा हों, लेकिन वहाँ दुर्भाग्य रूप से नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं वहाँ के एक प्रोफेसर कहते हैं कि डू यू रियली फील दैट देयर वाज समथिंग गुड इन इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया, देयर वाज एनीथिंग गुड इन एंशिएंट इंडिया। ऐसे में जब हम बात करते हैं कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत स्तर पे थी, या हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर थी, मैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हटिंगटन की एक पुस्तक है, उसके 86-87 नंबर पेज पे मैं एक 4 लाइन का कोट आपको आपके सामने कर रहा हूं कि वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। बुलियन का प्रवाह पूरी तरह से भारत की ओर था। 1750 की स्थिति, अंग्रेजों के आगमन के ठीक उसी समय, अंग्रेज जब यहाँ पूरी तरह से अपनी सत्ता जमा रहे हैं, 1750 की स्थिति हटिंगटन अपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में लिखते हैं कि इन 1750 चाइना अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3, ये चीन का नाम लेना इस समय खतरे से खाली नहीं है, फिर भी China accounted for almost 1/3, India for almost 1/4, and the West for less than 1/5 of the world's manufacturing output. By 1830, the West had pulled slightly ahead of China. In the following decades, the industrialization of the West led to the deindustrialization of the rest of the world. यानी जो पूरी दुनिया के बुलियन के प्रवाह का 1/4 हिस्सा केवल भारत के पास था, और पूरा वेस्ट, पूरा पाश्चात्य जगत केवल 20% से संतोष कर रहा था, वो कैसे अंग्रेजों के आगमन के बाद उस पूरी व्यवस्था को तोड़ा गया और हमें ये
विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि जो ही हम कहें कि हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत था, उसका इतिहास लेखन बहुत ठीक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भारत की जो प्राचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थिति है वो बहुत उन्नत अवस्था में थी। आप हड़प्पा सभ्यता के एक उदाहरण को लेके देख लीजिए, उनकी टाउन प्लानिंग को लेके देख लीजिए, उनके आर्किटेक्चर को लेके देख लीजिए कि एकदम समकोण पर काटती हुई सड़कें, नालियों की इतनी उत्तम व्यवस्था, सफाई की इतनी बढ़िया व्यवस्था, और पूरे इतने बड़े क्षेत्र में, अगर दायमाबाद तक हम माने कश्मीर से, और जो बहुत बड़ा त्रिकोण का क्षेत्र बनता है, उसमें पूरे क्षेत्र में एक साइज की ईंटें, जिसका अनुपात होता था 1:2:4, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, एक तरह के बाट माप की प्रणाली। मैं विज्ञान के इतिहास पे बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आध छोटे बिंदु, मेटलर्जी में हमारी ऐसी स्थिति थी कि 1700 साल से एक महरौली का लौह स्तंभ यहां खड़ा है, पता नहीं कौन सी पेंट पॉलिश उसे लगी है, दुनिया आज तक वैसा दूसरा कुछ बनाने का न साहस कर सकी न बना सकी। मदुरई में जो स्तंभ हैं उनसे सप्तस्वर निकलते हैं, आज का कोई दुनिया के किसी भी देश का मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर उसका कारण न बता सकता है, न वैसा दूसरा पैदा कर सकता है, न बना सकता है। मार्को पोलो लिखता है कि 1.25 लाख मेटलर्जिकल फाउंड्रीज थी हमारे यहाँ। वाटर मैनेजमेंट की स्थिति थी कि कश्मीर में जो गुजरात में जो सुदर्शन तडाग है, भोपाल में जो राजा भोज का लेक है, और विजयनगर साम्राज्य का जो एक लेक है जिसमें कहा जाता है कि इतना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लगा है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी अधिक है। इस तरह की स्थिति हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की थी। पूरी दुनिया को होलिस्टिक वेलबीइंग का एक लौता अगर कोई तरीका है तो वो आज पूरी दुनिया मान रही है कि योग है। इसलिए इनके सही तरीके से इनके इतिहास लेखन की, गणित, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी पे जो हमारी पकड़ है थी, उसको सही तरीके से उभारने की ज़रूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, सही तरीके से उसके लेखन होने की ज़रूरत है। पाराशर में यंत्र सर्वस्व, पाराशर स्मृति में यंत्र सर्वस्व में एक वैमानिकी प्रकरण आता है, उसमें पारे से यंत्र को ऊपर उठाने का उल्लेख है। इन चीज़ों को हमें भुलाने का प्रयास किया गया। सुश्रुत संहिता में 300 तरह के ऑपरेशंस का जिक्र है। जब कोई कैडिबर नहीं था, जब कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, ऐसे समय में इनको फिर से एक बार सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद आइए मध्यकाल की ओर अपना रुख करते हैं। मध्यकाल में जो एक समस्या हुई कि बड़ी संख्या में जो पर्शियन लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर उसको ही हमने मान लिया कि वही अंतिम सत्य है, वही अंतिम सत्य की बात करता है, और इसलिए बहुत विकृति उसमें आई। रीजनल सोर्सेज से हमने उसको, उसके तथ्यों को जांचने का प्रयास नहीं किया। ये एक बड़ी कमी हमने छोड़ी, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विकृतियों की जगह छोड़ी, क्योंकि जो पर्शियन सोर्सेज थे, पर्शियन लिटरेचर था, वो एक खास वैचारिकी के तहत लिखा गया, एक खास उद्देश्य से लिखा गया। अब बाबरनामा का एक उदाहरण लीजिए, उसमें वो विवरण देता है कि उसको किसने बुलाया, वो कैसे आया, कैसे कैसे उसने आक्रमण किया भारत पे, जिसे जब हम रीजनल सोर्सेज से जब उसकी तुलना करते हैं तो उसमें अधिकांश तथ्य हमें गलत या एक पक्षीय और अतिरंजित मालूम पड़ते हैं। दूसरी एक बड़ी बुरी स्थिति मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में ये हुई कि पूरा इतिहास दिल्ली केंद्रित हो गया मध्यकालीन भारत का। आप किसी भी विद्यार्थी से रोक के उससे पूछिए कि औरंगजेब के पिता का नाम क्या है, वो बाबर तक पूरी स्थिति गिना देगा। हो सकता है कि वो जो दिल्ली सल्तनत के भी वंश थे उनके बारे में भी लगातार आपको बता दें, उसको इतनी तैयारी है, उसको इतनी जानकारी है। लेकिन अगर उससे आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ लीजिए, उससे अहोम साम्राज्य के बारे में पूछ लीजिए, तो उसकी जानकारी बहुत न्यून साबित होती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में दूसरी बहुत बड़ी विडंबना रही कि दिल्ली केंद्रित मध्यकालीन भारत का इतिहास निर्धारित करने से हमने विजयनगर साम्राज्य की उपेक्षा की, जो हमारे वास्तव में आत्मगौरव का केंद्र है, हो सकता है। वहां पे विदेशी यात्रियों का भी विवरण देखिए ना, तो जिस तरह के समृद्धि की चर्चा, जिस तरह के
आत्मगौरव का भाव हम में पैदा होगा वो अद्भुत होगा। अहोम साम्राज्य जिसकी वीरता को हमसे उसके विवरण से हमको वंचित रखा गया, केवल एक लक्षित बड़फुगन का शौर्य आप पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को उसकी वीरता से परिचित होने का अवसर इतिहास लेखन ने हमारे नहीं दिया, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों ने नहीं दिया। मालवा में विद्याधर का शौर्य हम नहीं देख पाते, कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड को नहीं जान पाते, बाकी और बाबर से औरंगजेब तक सब जान लेते हैं। मेवाड़ का शौर्य हमसे अछूता रह जाता है। अकबर महान हो जाता है जिसने चित्तौड़ के किले में 30,000 स्त्री पुरुषों की हत्या की, निर्मम हत्या की, निर्दोष स्त्री पुरुषों की हत्या की, वो महान की श्रेणी में हो जाता है। और युद्ध भूमि में, विवेर के युद्ध में शेरमा सुल्तान को मरते हुए अपने हाथ से गंगा जल पिलाने वाले महाराणा प्रताप, अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप को शायद भारत के इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाता। मेवाड़ के इतिहास को हम उस रूप में नहीं देख पाते। ये जो अब्दुल रहीम खान खाना के हरम से लाई हुई स्त्रियों को बहन मानते हुए उन्हें वापस दे जाते हैं, उनको हम उस रूप में नहीं देख पाते। लेकिन 1500 स्त्रियों के हरम वाले अकबर को महान कहते हैं। 30,000 निर्दोष स्त्री पुरुषों और बच्चों का कत्ल करने वाले, उनका नरसंहार कराने वाले अकबर को हम महान कहते हैं। ये एक बड़ी बुरी स्थिति है। एक और विडंबना मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लेके बनती है कि विपुल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में पांडुलिपियों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। जैसे केवल एक उदाहरण आप लीजिए, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय में जो धर्मगंज पुस्तकालय था उसको जलाया। उसको जलाए जाने का प्रसंग है जब उस पर कई तरह के मत मिलते हैं। एक तो मिलता है कि उसे एक ब्राह्मण ने भारतीय विद्या के आधार पर, वो बहुत बीमार था और उसको ठीक कर दिया था, और उस ईर्ष्या में, और वो भी ठीक कैसे किया था कि वो रोज कुरान शरीफ पढ़ता था, उसके पन्नों के कोने में कुछ दवा का उन्होंने लेप किया, और क्योंकि दवा तो वो लेता नहीं और वो भी भारतीय पद्धति की दवा नहीं लेता, और उसको उन्होंने निर्देशित किया कि केवल इतने पेजेस जब वो पढ़ता है तो उसको, जाहिर है वो जानते थे ब्राह्मण की, वो थूक से चाटते हैं, और उस दवा से वो ठीक हो गया। और बाद में जब उसको इसका भान हुआ तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसने उसे जलाया। एक कथा तो ये मिलती है। दूसरा विवरण ये मिलता है कि वो अचानक किला समझकर उस पर चढ़ गया था, जो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, और वहाँ पर जब उसने पुस्तकालय देखा तो उसे जलाने का आदेश दिया, और उसे जलाने का जब आदेश दिया तो उसके कुछ सिपाहसालारों ने उससे कहा कि नहीं, भारतीय अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों को अपने साथ ले चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। थोड़ी देर उसने सोचा और उसने कहा नहीं, इसमें आग लगा दो। फिर से उसके सिपाहसालारों ने उसे मनाने की कोशिश की, कुछ बुद्धिमान सरदारों ने, लेकिन उसने फिर से यही आदेश दिया। और उसने कहा, उसका जो रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है, उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कुरान शरीफ है। तो या तो उसमें वही सारी बातें होंगी इन पुस्तकों में जो कुरान शरीफ में है, तो भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, और यदि इसमें उसके अलावा कुछ है तो हमारे लिए कुफ्र है, इसलिए इसको आग लगा दो, इसको जला दो। और इस तरह से मध्यकालीन भारत के ही नहीं, प्राचीन भारत के भी बहुत बड़े सोर्स का एक अंत हुआ। आधुनिक भारत में आइए, हम स्वाधीनता संग्राम का जब मूल्यांकन करते हैं तो कई बार बहुत एक पक्षीय होकर करते हैं। 1885 में कांग्रेस बनी, गांधी जी ने 1915 में उसकी बागडोर संभाली, और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के 3 फेजेस के माध्यम से भारत को आजाद करा दिया, भारत को स्वतंत्र करा दिया। सामान्य विद्यार्थी यही धारणा बनाकर पढ़ता है और चलता है। इसमें चलिए इसके महत्व को मैं कम करने का प्रयास नहीं कर रहा, इसका अपना महत्व है इन तीनों ही आंदोलनों का, गांधी जी की भूमिका का, कांग्रेस की भूमिका का उस समय की, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन जो असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि ऐसे में जो हमारे पूरे लगातार राजनीतिक धार्मिक आंदोलन हुए, जो अपदस्थ शासकों के आश्रितों ने जो क्रांति की, आदिवासी आंदोलन हुए, जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा के रूप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का पूरा क्रम चल रहा था, ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म सभा से लेकर रामकृष्ण मिशन तक, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो मैं अभी परिगणित कर सकता हूँ, गिना सकता हूँ।
इसके अलावा कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन और जो क्रांतिकारी संघर्ष हुआ, जो इस पूरी पॉलिटिकल मैंडिकेसी के विरुद्ध, जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जो एक क्रांतिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें चापेकर बंधु का हिंदू धर्म संघ, वीर सावरकर का अभिनव भारत समाज, युगांतर, अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, सान्याल, बिस्मिल और आज़ाद की आचार्य जो बाद में HSRA बनती है, रास बिहारी बोस, मदन लाल धीगरा, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त, बीना दास जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे सैकड़ों हजारों ऐसे क्रांतिवीर, इनका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होता। वीर सावरकर को एक धारा उनको कायर और डरपोक कहने से भी नहीं हिचकती, क्योंकि हम सही तरीके से उसका प्रतिकार अभी नहीं कर रहे या नहीं करते। यद्यपि हमने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इन चीज़ों को करने का प्रयास आरंभ कर दिया है, उसमें जितनी आहुतियाँ और दी जाएंगी हमारी ज्वाला उतनी ही और तीव्र होगी। घटनाओं का भी कई बार सही विश्लेषण, जिस तरह के सटीक विश्लेषण होना चाहिए, नहीं होता। चौरी चौरा जे एक घटना है जिसका 100 वर्ष अभी जल्दी ही पूरा होने वाला है, 1 वर्ष बाद ही। इस पे खासकर युवा मित्रों को बहुत ठीक से कार्य करना चाहिए। शाहिद अमीन एक सबल्टर्न धारा से इसको लिखते हैं, और जो एक क्रांति धर्मी आंदोलन है उसको एक जातीय विमर्श के स्तर तक ले जाने का प्रयास होता है। और ऐसी लगातार अनेकों ऐसी स्थितियां हैं या घटनाएं हैं जहां ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। समाधान का पक्ष क्या है? स्वामी विवेकानंद बहुत पहले ही इंडियन हिस्ट्री इन इट्स पर्सपेक्टिव में लिखते हैं कि जो अंग्रेजों ने हमारा इतिहास विकृत किया है, वो वास्तव में वो केवल भारत के पतन की कहानी कहता है। इंडियन हिस्ट्री इन इट्स पर्सपेक्टिव में स्वामी विवेकानंद वो लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने हजारों वर्षों से जी रही जीवित और स्वतंत्र जीवित सभ्यता के लिए एक स्वतंत्र मार्ग ढूंढें। उन्होंने कहा कि ऐसे पूरे इतिहास को अस्वीकार करो और भारत के सही इतिहास का लेखन आरंभ करो। भगिनी निवेदिता अपनी पुस्तक फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखती हैं कि भारत के सम्मुख सर्वप्रमुख कार्यों में से एक है कि भारतीय अपने स्वयं के इतिहास का पुनर्लेखन करें, और वह भी आधुनिक नियमों के अनुसार, जो एक व्यक्ति द्वारा नहीं, व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से, या दूसरे शब्दों में भारतीय अध्ययनशील व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाना चाहिए। आनंद कुमार स्वामी लिखते हैं कि अपने ही इतिहास से छेड़छाड़ और थोपा हुआ इतिहास हम कब तक पढ़ेंगे। के.एम. पानिक्कर लिखते हैं कि झूठा इतिहास अब बदला जाना चाहिए। महात्मा गांधी 1917 में ही ये लिखते हैं, कहते हैं कि भारत में विकृत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। भारत का छात्र मिडिल सेक्स काउंटी तो जानता है, लेकिन सौराष्ट्र और काठियावाड़ के बारे में उतना नहीं जानता। वह मैनचेस्टर और लिसेस्टर जानता है, पर गंगा यमुना को नहीं जानता। विलियम वॉन पोकहेमर जो एक जर्मन विद्वान हैं, वो इंडियाज रोड टू नेशनहुड में लिखते हैं कि जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो लगता ही नहीं कि मैं एक ऐसे महान गौरवशाली सभ्यता का इतिहास पढ़ रहा हूं। यह लगता ही नहीं कि मैं वास्तव में भारत का इतिहास पढ़ रहा हूं, बल्कि यह केवल पराजय, पतन और अपमान का इतिहास मुझे दिखाई देता है। हम अब ये तय करना होगा कि जाहिर है कि हम तो तय किए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी इसको बार बार दोहराते रहने की जरूरत है कि हम मार्क्स और वेबर के चश्मे से नहीं देख सकते अब देश को। मार्क्स 1853 में कभी भारत नहीं आया, लेकिन भारत पर खूब लिखता है, और 150 साल तक यहाँ के लोगों ने, एक दूसरी धारा ने उसको यहाँ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर के रूप में स्थापित कर दिया। वो यहाँ देश में कभी नहीं आया, और कितना बकवास लिखता है वो। आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ कि 1853 में न्यूयॉर्क हेराल्ड में उसके 2 लेख छपते हैं, जिसमें लिखता है वो कि इंडिया इज ए पेक्यूलियर कंट्री, भारत बड़ा विचित्र देश है। समथिंग वेरी रॉन्ग विद द सोसाइटी बिकॉज दे आर वर्शिपिंग मंकीज एंड काउज। वो लिखता है कि यहाँ लोग बंदरों और गायों की पूजा करते हैं, और इसीलिए शायद यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जब यूरोप और अमेरिका में अपने व्याख्यान देते हैं तो 79 टाइम्स, 79 बार ये रिकॉर्ड पे है कि अपना पूरा 1 घंटे का भाषण देने के बाद वो कहते हैं, 79 बार रिकॉर्ड पे है कि यू वेस्टर्नर्स विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। आप पाश्चात्य लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसको जीते नहीं, आप इसको समझते नहीं, आप इसको महसूस नहीं करते, आप इसका अनुभव नहीं करते। और शायद इसीलिए, लेकिन ऐसे लोगों के चश्मे से हमने अपने देश और समाज को बहुत लंबे समय तक देखा।
हमने मतलब जब मैं कहता हूं तो मेरा आशय हमारी दूसरी धारा और भारतीयों से है जो प्रिवेल की लंबे समय तक। अब 5 वर्ष की पृष्ठभूमि हमें मिल चुकी है। इसी तरह से मैक्स वेबर लिखता है, वो लिखता है कि द रिलीजन्स ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नाम की पुस्तक लिखता है, और उसमें लिखता है कि टू सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, दैट इज चाइना एंड इंडिया। बार बार न चाहते हुए मुझे चीन का नाम लेना पड़ रहा है। वो लिखता है कि टू सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, दैट इज चाइना एंड इंडिया, बिकॉज दे बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ। उन्हें यह समझ ही नहीं है। और हमारी विडंबना यह है कि हमने अपने को उनके चश्मे से देखना प्रारंभ कर दिया। अब देश आत्मविश्वास से भरा है। हमें इन सब स्थितियों से बाहर आना है। ये सत्यपरक इतिहास लेखन का तो स्वर्ण काल है ही, जब हमें 5-6 वर्ष की बहुत पुष्ट पृष्ठभूमि मिल चुकी है। अगला 5-10 वर्ष हमारे सामने प्रशस्त है, जब हम वास्तव में भारतीय चेतना के प्रकाश में, भारतीय तथ्यों के आलोक में, भारतीय चित्त में भारत का वास्तविक इतिहास, जैसा मैंने लगभग आधा दर्जन या उससे अधिक उदाहरण देकर व्यक्तित्वों के कोटेशंस के साथ आपसे ये चर्चा की कि भारतीयों को अपना इतिहास स्वयं अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से लिखना होगा। उन सारी विकृतियों को, जिन विकृतियों की मैंने चर्चा की, उनको दूर करना होगा। बहुत सारे जो नेहरू और वेवल के पत्राचार हैं, जिसमें इतना सारा जो पेपर्स हैं, जो मटेरियल है, वो अंग्रेज यहाँ से जाते जाते नष्ट कर गए। उसे जानबूझकर नष्ट कराया गया। नेहरू मेमोरियल से बहुत बड़ी संख्या में, अभी ये सरकार बदलने के समय, बहुत सारे दस्तावेज वहाँ से हटवाए गए। ये सब विकृतियाँ, ये सब भी चक्र कुचक्र लगातार रचे गए। इनको हमें देखने की आवश्यकता है। मैं आप सभी सुधी श्रोताओं